बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो थर्ड सेमेस्टर का पेपर होने वाला है, थर्ड सेमेस्टर का जो आपका पेपर होने वाला है इंट्रोडक्शन ऑफ द साइबर सिक्योरिटी, इससे संबंधित मैं आपके सामने एमसीक्यूज प्लस जो थ्योरी है वो दोनों की दोनों आपको एक साथ करने वाला हूँ। पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगा क्योंकि एमसीक्यू बेस एग्जाम में एमसीक्यू में ऑप्शन बदले जा सकते हैं, तो थ्योरी को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। साथ के साथ आपको जो ये पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर से मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर से चेकआउट कर लेना। लिंक का वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन खास बात यही है कि आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि पर्सन सेम आए ना आए, ये वीडियो देखोगे ये आपके बहुत काम आएगी एग्जाम के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर कर देना है। पहला प्रश्न है, व्हाट इज साइबर स्पेस। तो साइबर स्पेस क्या होता है? तो साइबर स्पेस होता है साइबर स्पेस क्या होता है? साइबर स्पेस होता है ए वर्चुअल इंटरनेट कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट। तो इंटरनेट आधारित एक आभासी संचार वातावरण होता है। तो आपको पता है जैसे अपन रहते हैं, आप कोई गांव में रहते हो, कोई शहर में रहते होंगे, लेकिन आप किसी ना किसी वातावरण में रहते हो ना, तो वो क्या होता है, अपना फिजिकल स्पेस होता है। लेकिन एक वर्चुअल स्पेस भी होता है, समझ में आ गया, जहाँ पर आप वर्चुअली जुड़े रहते हो। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप मुझसे पढ़ रहे हो, लेकिन अपन आमने सामने थोड़ी पढ़ रहे हैं, अपन तो इंटरनेट के माध्यम से जुड़कर पढ़ रहे हैं। आपके ऐसे बहुत से दोस्त होंगे जिनसे आप इंटरनेट के माध्यम से जुड़े हुए हो, आप उनसे कभी मिले नहीं हो, लेकिन इंटरनेट से उनसे जुड़े होते हो। तो यही होता है इंटरनेट आधारित एक वर्चुअल जो संचार वातावरण होता है, उसको क्या बोला जाता है? साइबर स्पेस के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, हु कोइंड द टर्म साइबर स्पेस। तो साइबर स्पेस शब्द किसने सबसे पहले बताया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? विलियम गिब्सन है, उसने सबसे पहले साइबर स्पेस शब्द के बारे में बताया था। तो अच्छे से याद कर लेना, विलियम गिब्सन है, उसने सबसे पहले साइबर स्पेस के शब्द के बारे में बताया था। तो गिब्स है, उसने सबसे पहले क्या बताया था? साइबर स्पेस का नाम बताया था। 3 नंबर प्रश्न है, वेहन वाज द वर्ल्ड वाइड वेब इन्वेंटेड। तो वर्ल्ड वाइड वेब है वो कब इन्वेंटेड किया गया था? तो 1989 में सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब है WWW उसको इन्वेंट किया गया था। अब ये क्या होता है वर्ल्ड वाइड वेब? तो आप पूरी दुनिया में इंटरनेट से जुड़े हुए वो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल होता है जिसपे पूरी जो इंटरनेट है वो चलता है। वो किस पे चलता है? WWW पे चलता है, जिसका नाम वर्ल्ड वाइड वेब होता है। और इसको कब इन्वेंट किया गया था? 1989 में इन्वेंट किया गया था। 4 नंबर प्रश्न है, हु इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब। तो वर्ल्ड वाइड वेब को किसने आविष्कार किया था? वर्ल्ड वाइड वेब का तो टिम्स बर्नर ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का क्या किया था? इन्वेंशन किया था। और कब किया था? 1989 में किया था। इतनी बार बताऊंगा कि जब तक आपको ये टर्म याद नहीं हो जाए, वर्ल्ड वाइड वेब की टर्म। तो सब याद कर लेना, आपको किसने किया था? टिम बर्नर ली ने आपको वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में सबसे पहले बताया था 1989 में। अगले वाला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइबर क्राइम। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर क्राइम है, साइबर अपराध है? तो कौन सा इसमें से? वेबसाइट बनाना नहीं है, एंटीवायरस का उपयोग करना भी नहीं है, ब्लॉग लिखना भी नहीं है, लेकिन एक फिशिंग ईमेल भेजना। फिशिंग ईमेल कौन सी होती है? वो वाली ईमेल जो आपको क्या कर सकते हैं, उसमें लिंक वगैरह आते हैं जिससे आपका फ़ोन हैक हो सकता है, रुपए निकल सकते हैं, उसको फिशिंग ईमेल के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। फिशिंग ईमेल को भेजना एक साइबर क्राइम के रूप में जाना जाता है। 6 नंबर प्रश्न है, विच एक्ट इन इंडिया डील विद द साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत साइबर क्राइम आता है? तो आईटी अधिनियम 2000 के अंतर्गत है वो साइबर क्राइम का अपराध है वो आता है। तो कौन से अधिनियम के तहत आता है? आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत है वो साइबर नियम का अधिनियम है वो आता है। तो कौन से के अंदर आता है? साइबर नियम से संबंधित अधिनियम है। आईटी एक्ट कब बनता है? 2002 के अंदर बनता है। और उसके अंदर संशोधन कब होता है? 2008 के अंदर उसमें संशोधन होता है। 7 नंबर प्रश्न की बात करें, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो सूचना सुरक्षा क्या होती है? तो सूचना सुरक्षा क्या होती है? प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस। तो जानकारी को अनाधिकृत पहुंच से सुरक्षित रखना, मतलब आपके पास जो जानकारी है उसको कोई गलत इंसान के पास नहीं पहुंच पाए, उसी को क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी हैकर हो गया या फिर कोई भी ऐसा व्यक्ति हो गया जो आपकी जो जानकारी प्राप्त करके आपका नुकसान पहुंचा सकता है, उस तक आपकी जानकारी नहीं पहुंच पाए,
उसी को क्या कहा जाता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर से क्या होगा, सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले वाले प्रश्न की बात करें, 8 नंबर प्रश्न की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो निम्नलिखित में से कौन सूचना सुरक्षा का उद्देश्य नहीं है, तो कौन सा नहीं है, सरलता नहीं है। तो सूचना सुरक्षा का उद्देश्य क्या है, सरलता। आपको पता अगर आप सरल पासवर्ड रखोगे तो हर कोई हैक कर लेगा, समझ में आएगा। तो सिक्योरिटी में आपको क्या, किस चीज़ का ध्यान रखना है, इंटरनेट सिक्योरिटी में आपको ऑप्शंस को ज़्यादा, जो पासवर्ड वगैरह उसको ज़्यादा हार्ड बनाने हैं। तो इसमें कौन से ऑप्शन होने चाहिए साइबर सिक्योरिटी में, गोपनीयता होनी चाहिए, कॉन्फिडेंटिलिटी है वो होनी चाहिए, उपलब्धता होनी चाहिए और अखंडता होनी चाहिए, तीनों होने चाहिए, लेकिन सरलता नहीं होनी चाहिए। अगले वाला प्रश्न है, कंप्यूटर इथिक्स, कंप्यूटर नैतिकता क्या होती है। तो क्या होती है, ये होती है उपयुक्त कंप्यूटर उपयोग के दिशा निर्देश। तो किसी भी कंप्यूटर को किस तरीके से प्रयोग करना चाहिए, उसके दिशा निर्देश को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर नैतिकता के नाम से जाना जाता है, कंप्यूटर इथिक्स के नाम से जाना जाता है। विच ऑफ दीज इज अनइथिकल बिहेवियर, निम्नलिखित में से कौन सा अमानवीय व्यवहार है। तो कौन सा मानवीय व्यवहार है, बिना अनुमति के लिए किसी भी व्यक्ति की जानकारी को हैक करना क्या कहलाता है, अमानवीय व्यवहार के अंतर्गत आता है। हैकिंग एनी पर्सन विदाउट परमिशन आर नोन एज द अनइथिकल बिहेवियर। तो इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी जो एग्जाम्पल है तो इसमें आ सकता है कौन सा मानवीय व्यवहार है, नैतिक व्यवहार है, तो कौन सा हो सकता है, बग का रिपोर्ट करना। तो बग क्या होगा, कोई भी ऐप हो गया उसमें कोई ग्लिच वगैरह आ जाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, बग बोला जाता है। यूजिंग द ओपन सोर्स टूल, तो आप ओपन सोर्स टूल का प्रयोग कर रहे हो तो वो भी क्या होता है, इसमें भी नैतिक व्यवहार के अंतर्गत ही आता है। एंटीवायरस बनाना भी नैतिक व्यवहार में आता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को हैकिंग करना नैतिक व्यवहार में नहीं आता है। अगले वाला प्रश्न, व्हाट इज सिक्योरिटी पॉलिसी। तो सुरक्षा नीति क्या होती है, इसमें से सुरक्षा नीति होती है ऑर्गेनाइजेशनल रूल टू प्रोटेक्ट द डाटा। तो डाटा सुरक्षा के लिए संगठनात्मक नियम को पालन करना किस में आती है, सुरक्षा नीति के अंतर्गत आता है। तो क्या आती है सुरक्षा नीति, ऑर्गेनाइजेशनल रूल टू प्रोटेक्ट डाटा। तो आप डाटा उसकी सुरक्षा करते हो, वही सुरक्षा नीति के अंतर्गत आता है। 12 नंबर प्रश्न है, ईमेल सिक्योरिटी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ईमेल सुरक्षा में निम्न में से क्या शामिल है। तो ईमेल सुरक्षा में निम्नलिखित में से क्या शामिल होता है, यूजिंग द स्पैम फिल्टर्स। तो आप ईमेल में क्या कर सकते हो, स्पैम फिल्टर का ऑप्शन लगा सकते हो। इससे क्या होगा, आपके जो फालतू के स्पैम के मैसेज आते हैं, फालतू के लिंक वगैरह आते हैं, वो आना बंद हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। स्पैम फिल्टर्स का आप प्रयोग कर सकते हो ईमेल सुरक्षा के लिए। 12 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज फिशिंग। तो फिशिंग क्या होती है, फिशिंग होती है, मैंने पहले बताया था, कोई भी नकली ईमेल भेज दी, उसमें आपको क्या कर दिया, लिंक वगैरह दे दिया, जैसे कि आपने 10,000 रुपये जीते, 1,00,000 रुपये जीते, 1 करोड़ रुपये जीते, गाड़ी जीती है, आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपने ये वाउचर जीता है। तो ये सब आते हैं, ये सब क्या आते हैं, नकली फिशिंग ईमेल के नाम से आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी होगा, ए साइबर स्टेक टू स्टील डाटा विया फेक ईमेल्स। तो नकली ईमेल के माध्यम से आपका डाटा चुराने को साइबर हमले को क्या कहा जाता है, फिशिंग के हमले के नाम से जाना जाता है। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, विच ब्राउजर सेटिंग हेल्प इन सिक्योरिटी। तो कौन सी ब्राउजिंग सेटिंग है वो सुरक्षा में सहायक होती है। तो कौन सी होती है, इनेबल डू नॉट ट्रैक। तो अगर आपका जो ब्राउजर है क्रोम आप यूज़ करते हो, उसमें डू नॉट ट्रैक का अगर ऑप्शन ऑन कर दोगे तो आपको कोई भी व्यक्ति है वो आपकी जो जानकारी है उसको क्या नहीं कर सकता, ट्रैक नहीं कर सकता है। तो अगर अभी तक आपने ऑप्शन को ऑन नहीं कर रखा है तो जाइए उस ऑप्शन को ऑन कीजिए, डू नॉट ट्रैक मोड को। इससे क्या होगा, आपको सुरक्षा मिलेगी, आपको कोई भी व्यक्ति है वो ट्रैक नहीं कर सकता, आपका जो जीपीएस उसको नहीं चेक कर सकता, आपके पर्सनल फोटो वगैरह को चेक नहीं कर सकता है। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज एंटीवायरस। तो एंटीवायरस क्या होता है, सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट एंड रिमूव मॉलवेयर्स। तो मॉलवेयर का पता लगाने और हटाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को एंटीवायरस के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, एंटीवायरस क्या होता है, मॉलवेयर का पता लगाने और हटाने का जो कार्य करता है सॉफ्टवेयर, उसी को मॉलवेयर के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। तो एंटीवायरस क्या कार्य करता है, आपने यूज किया होगा, विंडो डिफेंडर है वो एंटीवायरस का उदाहरण होता है, और जो क्विक होल हो गया, एवेस्टा का आपने कभी ना कभी उपयोग किया होगा।
तो आपके फ़ोन वगैरह में जो वायरस वगैरह आ जाते हैं उनको पता लगाता है और उनको हटाने का कार्य किसका होता है? एंटीवायरस का कार्य होता है। यूनिट नंबर 2 की बात करें अपन, 1 नंबर यूनिट के आपके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए। अब आपको बताऊंगा यूनिट नंबर 2 से संबंधित प्रश्न। व्हाट इज द बेसिक विंडो सिक्योरिटी मेजर्स? तो विंडो सुरक्षा की एक मूलभूत विधि क्या होती है? तो विंडो सुरक्षा की एक मूलभूत विधि क्या होगी? आपको यूज इनेबल द विंडो डिफेंडर। तो विंडो डिफेंडर क्या होता है? एक प्रकार का एंटीवायरस होता है। अगर आप उसको चालू कर दोगे तो क्या होगा? आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में फालतू की कोई करप्टेड फाइल नहीं आएगी, वायरस वगैरह नहीं आएगा। तो इससे क्या हो जाएगी? आपकी विंडो वो हमेशा सुरक्षित रहेगी, उसमें कोई भी प्रकार का वायरस वगैरह इंटर नहीं कर पाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी है वो सही ऑप्शन होने वाला है। विंडो डिफेंडर को आप क्या कर सकते हो? ऑन कर सकते हो। अब इसके अलावा और ऑप्शनों को देखेंगे अपन कि फायरवॉल। तो फायरवॉल क्या होता है? ये आप जो इंटरनेट यूज कर रहे हो, आपका मोबाइल होता है, इसके बीच में अगर कोई भी आप पब्लिक वाईफाई का यूज करोगे तो फायरवॉल ऑन हो जाएगा, उसमें कोई वायरस वगैरह नहीं आने जाएगा। तो एक वॉल की तरह कार्य करता है गलत इंटरनेट, गलत नेटवर्क के बीच में। अगला, पुराना सॉफ्टवेयर का उपयोग करना। तो पुराने सॉफ्टवेयर को अगर आप यूज करोगे तो इसमें क्या होगा? अपडेटेड नहीं होगा, उसमें कुछ वायरस वगैरह डाल देते हैं हैकर वगैरह, तो इससे आपका फ़ोन है वगैरह उसका हैक होने का खतरा रहता है। इसलिए टाइम टू टाइम फ़ोन को अपडेट करते रहा करो। अगले वाला क्या है? डिसेबल अपडेट्स। तो अपडेट को अगर आप बंद कर दोगे, अगर आपके अपडेट्स ही बंद कर दोगे तो इससे क्या होगा? अपडेट नहीं होगा, और कंप्यूटर अगर अपडेट नहीं होगा तो आपका विंडो है वो आसानी से हैक हो जाएगी। जो ऐप वगैरह वो आराम से हैक हो जाएगी, विंडो भी हैक हो सकती है। अगले वाला प्रश्न है, वाई शुड वी अपडेट विंडो रेगुलरली? तो हमें विंडो को नियमित रूप से क्यों अपडेट करना चाहिए? तो क्या होगा? सुरक्षा खामियों को ठीक करने के लिए। तो हमें विंडो को इसलिए उपयोग करना चाहिए ताकि हम सुरक्षा से संबंधित जो कमियां निकल कर आ रही हैं उसको अपन ठीक कर सकें। तो कोई भी बग वगैरह आ जाते हैं या वायरस वगैरह आ जाते हैं तो उसको विंडो अपडेट के द्वारा सही कर दिया जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? विंडो को समय से समय पर उसको अपडेट करते रहना चाहिए। 3 नंबर प्रश्न है, विच इज ए गुड सोशल मीडिया सिक्योरिटी प्रैक्टिस? तो एक अच्छी सोशल मीडिया सुरक्षा प्रथा क्या होती है? तो इसमें क्या है? इनेबल टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन। तो टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन क्या होता है? आप जब भी अगर आपने आपके व्हाट्सएप पे टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, सेटिंग में जाकर आप प्राइवेसी में जाकर चेक कर लेना। तो वहाँ पर क्या होता है? अगर वो लागू कर दोगे तो आपको वो, अगर आपका कभी व्हाट्सएप इंस्टॉल करोगे तो क्या होगा? उसमें आपका पहले तो आपका OTP मांगेगा, ठीक है, और फिर आपको उसमें पासवर्ड वगैरह का भी ऑप्शन होता है। तो 2 बार OTP लगते हैं उसके अंदर। समझ में आ गया आपको? तो इसका सही ऑप्शन क्या होने वाला? ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। या फिर अगर आप आपकी जो इंस्टाग्राम पर कर देते हो 2 स्टेप वेरिफिकेशन, तो पहले पासवर्ड मांगेगा लॉगिन करने पर और फिर आपको OTP भी देने होंगे साथ के साथ उसमें। 4 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया? तो हमें सोशल मीडिया पर क्या शेयर नहीं करना चाहिए? कि तो अपने आधार कार्ड नंबर है उसको शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आधार कार्ड है वो आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन से संबंधित है। उससे लोग क्या कर सकते हैं? आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। आधार नंबर को कभी भी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करना चाहिए। तो आपका कोई भी पर्सनल डॉक्यूमेंट है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, आपका पता है, बैंक अकाउंट नंबर है, पैन अकाउंट नंबर है, ATM कार्ड नंबर है, ये सब कभी भी OTP वगैरह कभी भी शेयर नहीं करनी चाहिए आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। समझ में आ गया आपको? अगले वाला प्रश्न है, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड शुड बी। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या क्या होता है? तो मैं बता देता हूँ आपको। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में क्या होता है? एक कैपिटल लेटर होगा, एक स्मॉल लेटर होगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू को होगी और एक स्पेशल कैरेक्टर होगा। तो जैसे आपने देखा, ए कैपिटल है, ए स्मॉल है, 1 एक क्या नंबर है, और एक कैपिटल ये डॉलर वाला साइन क्या है? स्पेशल कैरेक्टर है। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के अंदर। तो मैंने आपको बता दिया, अब आपके ऑप्शन आएंगे तो उसमें से देख लेना, जिस ऑप्शन में सारी चीज़ें उसको टिक कर देना। तो सही क्या आएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, नंबर एंड सिंबल। 6 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रीन लॉक इन द स्मार्टफोन? तो स्मार्टफोन में स्क्रीन लॉक का क्या उपयोग होता है? तो क्या उपयोग होता है? सिक्योर फोन फ्रॉम द अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो आप पे स्क्रीन लॉक लगा रखा है तो आपका फ़ोन हर कोई खोल नहीं सकता, हर कोई उसमें ऐप वगैरह आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह यूज़ नहीं कर सकता है। तो अनाधिकृत आपके अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाता आपको स्क्रीन लॉक। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। 7 नंबर प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज द स्मार्टफोन सिक्योरिटी? निम्नलिखित में से कौन स्मार्टफोन की सुरक्षा को बढ़ाता है? कौन बढ़ाता है? यूजिंग पिन और बायोमेट्रिक लॉक।
तो पिन और बायोमेट्रिक लॉक अगर आप लगा देते हो अपने फ़ोन पर तो वो क्या करेगा, आपकी सुरक्षा उसको बढ़ाता है। तो हर कोई व्यक्ति है वो आपके फ़ोन को नहीं खोल सकता है, आपकी पर्सनल जानकारी को नहीं ले सकता है। समझ में आ गया आपको? तो सुरक्षा बढ़ाने के लिए आप क्या लगाते हो, फ़ोन पर लॉक लगा देते हो और बायोमेट्रिक लगा देते हो उसमें। अगले वाला पर्सन क्या, व्हाट इज यूपीआई। तो यूपीआई क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के नाम से उसको जाना जाता है। तो आप जो फ़ोन पे गूगल पे वगैरह करते हो ना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह करते हो, उसी का क्या होता है, यूपीआई के नाम से जाना जाता है। और आपके जितने भी जो ट्रांजैक्शन के मेथड होते हैं उनको सारों को एक जगह यूनिफाइड कर रखा है इसने। 9 नंबर पर्सन है, विच इज ए सेफ प्रैक्टिस फॉर ऑनलाइन बैंकिंग। तो ऑनलाइन बैंकिंग की सबसे सुरक्षित अभ्यास क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, यूजिंग पर्सनल डिवाइस। तो व्यक्तिगत डिवाइस का उपयोग करना किससे संबंधित होता है, ऑनलाइन बैंकिंग का सबसे सुरक्षित अभ्यास होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, यूजिंग द पर्सनल डिवाइस। व्यक्तिगत डिवाइस का उपयोग करोगे तो वो आपको ऑनलाइन जो बैंकिंग करोगे उसमें सुरक्षित होगा। अगर आप हर किसी का फ़ोन लेकर यूज़ करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आपके क्रेडेंटियल्स हैं, आपके जो डाटा होता है वो सेव हो सकता है उसमें आप पे, और उस पर क्या हो सकता है, आप वो व्यक्ति है उसका आपका जो आपके जो बैंकिंग से संबंधित सूचना उसको क्या कर सकता है, गलत उपयोग कर सकता है, आपका पैसे को निकाल भी सकता है। 10 नंबर प्रश्न है, व्हाट शुड यू डू बिफोर लॉगिंग इनटू नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग में लॉगिंग करने से पहले आपको क्या करना चाहिए, तो आपको HTTPS को सर्च करना चाहिए। तो यहाँ पर HTTPS क्या होता है, कोई भी जैसे इंटरनेट आप पे कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो वो शुरुआत कैसी होती है, https.google.com। तो यहाँ पर क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस का अर्थ होता है सिक्योर। तो जहाँ पर HTTP के आगे एस लगा होगा तो वो वेबसाइट है कौन सी होगी, सिक्योर वेबसाइट होगी। तो आपको क्या देखना होता है लास्ट में, उसमें सिक्योर शब्द उसको देखना होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो जो वेबसाइट फेक वगैरह होती है उन पे HTTP लगा होता है और वो वेबसाइट खुलती भी नहीं है, प्राइवेसी एरर दिखा देता है क्रोम वगैरह। समझ में आ गया आपको? और जिसके आगे एस लगा होगा HTTPS उसी को खोलता है। 11 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज फिशिंग इन ऑनलाइन बैंकिंग। तो ऑनलाइन बैंकिंग में फिशिंग क्या होती है, तो सेंड फेक ईमेल्स टू स्टील द इंफॉर्मेशन। तो जानकारी चुराने के लिए नकली ईमेल को भेजने को क्या कहा जाता है, फिशिंग कहा जाता है ऑनलाइन बैंकिंग के अंतर्गत। समझ में आ गया आपको, मैंने फिशिंग से संबंधित पहले बता दिया तो वही चीज़ अब ये भी। हाउ कैन यू सिक्योर योर UPI पिन। तो आप अपने UPI पिन को कैसे सिक्योर कर सकते हो, तो कैसे सिक्योर कर सकते हो, किसी को भी साझा नहीं करके। तो आप अपना UPI पिन होते हैं जैसे आप सभी आप लगा के रखते हो ना, जैसे आपने लगा रखा आपने 15 लगा रखा है, तो UPI पिन करने से पहले, ट्रांजेक्शन करने से पहले वो पिन मांगता है ना, वो इसीलिए मानता है कि आप वही जिसको पता होगा वही शेयर करे, हर कोई उसको शेयर ना कर सके। तो किसी को जानकारी साझा नहीं करनी चाहिए अपनी UPI पिन से संबंधित, वरना वो क्या कर सकता है, आपके पैसों को निकाल सकता है। 13 नंबर प्रश्न, व्हाट इज द सिक्योर UPI हैबिट। तो सुरक्षित UPI आदत क्या होती है, इसमें से ऐप को अपडेटेड रखना। तो आपके UPI के जितने भी ऐप हैं उनको हमेशा अपडेट रखो, वरना क्या हो सकता है, उनको हैक किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, कीप ऐप अपडेटेड। हमेशा अपने ऐप है उनको अपडेटेड रखना चाहिए आपको। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। 14 नंबर प्रश्न, व्हाट इज द सेफेस्ट वे टू यूज़ द डेबिट और क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट व क्रेडिट कार्ड का सबसे सुरक्षित तरीका क्या होता है, तो डेबिट व क्रेडिट कार्ड को यूज़ करने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या होता है, कार्ड का आपके सामने उपयोग करना। तो अगर कोई व्यक्ति है आपका कार्ड लेकर गया डेबिट या क्रेडिट कार्ड और वो आपके सामने उसको यूज़ कर रहा है, तो उसमें क्या कर सकता है, ज़्यादा आपको पता है क्रेडिट कार्ड व डेबिट जो खास करके तो क्रेडिट कार्ड होता है उसमें आपको लोन वगैरह मिल सकते हैं, आप क्या कर सकते हो, एक्स्ट्रा मनी भी यूज कर सकते हो, उसमें है होती नहीं है तो भी। तो क्या कर सकता है वो व्यक्ति, आपकी ज़्यादा है रुपए उसको खर्च कर सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या कर सकते हो, आप खुद उसके सामने उपयोग कर सकते हो। बाकी के ऑप्शन इनको और देख लेते हैं अपन। तो दुकानदार को क्या करोगे, दुकानदार को दोगे तो वो आपका पैसा निकाल सकता है। कॉल पर अगर कार्ड वगैरह के नंबर साझा करोगे तो हैक हो सकता है। और सभी वेबसाइट पे कार्ड को सेव नहीं करना चाहिए, अगर आप सेव करके रखते हो तो बहुत नुकसान है, कोई भी हैक कर सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन को। अगले वाला POS मशीन क्या होती है। तो POS मशीन क्या होती है, स्वाइपिंग फॉर द पेमेंट। तो आपको पता है, आप जो क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड आपने कभी ना कभी यूज़ किया होगा, तो वो जो स्वाइप अप करता है ना जिस मशीन के अंदर, उसको POS मशीन के नाम से जाना जाता है।
या फिर एटीएम कार्ड के अंदर भी जो कार्ड वगैरह अंदर जाते हैं उसको भी पीओएस मशीन के नाम से आप जान सकते हो। एक उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया, वैसे होती नहीं वो पीओएस मशीन। समझ में आ गया ना आपको। तो एक मॉल वगैरह में आप गए होगे, कभी आपने कार्ड स्वाइप किया होगा, तो वो एक कार्ड वगैरह से पेमेंट कर जाता है, उसी को स्वाइपिंग मशीन कहा जाता है, पीओएस मशीन के नाम से जाना जाता है। अगले वाले यूनिट की बात को, यूनिट नंबर 3 की, व्हाट इज सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है? सोशल इंजीनियरिंग होती है मैनिपुलेट पीपल टू गिव द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं, आपके पास फ़ोन करके कहते हो मैं तो आपको जानता हूँ, मैं तो आपके परिवार से हूँ, मैं इस मुश्किल में फंस गया हूँ, आप मुझे मेरे पास क्या कर दो, 5,000 रुपये कर दो। तो ऐसे मैसेजेस आपको आते होंगे। तो यही क्या कहा जाता है, इसे सोशल इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। क्या क्या होता है इसमें? मैनिपुलेट पीपल टू गिव द कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, लोगों की गोपनीय जानकारी देने का बहकावा करना। ये किस में आता है? सोशल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। 2 नंबर प्रश्न है, निम्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। तो सोशल इंजीनियरिंग का क्या रूप होता है? तो सोशल इंजीनियरिंग का एक रूप होता है फिशिंग ईमेल है, वो सोशल इंजीनियरिंग का क्या होता है, एक प्रकार होता है। तो फिशिंग, गलत प्रकार की ईमेल भेजकर लोग आपको क्या कर सकते हैं, गुमराह करते हैं, और आप उन लिंक वगैरह पे क्लिक करके क्या कर लेते हो, आप वगैरह हैक हो सकते हो, बहकावे में आ सकते हो। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। फिशिंग ईमेल एक सोशल इंजीनियरिंग का उदाहरण होता है। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज द गोल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक। तो सोशल इंजीनियरिंग हमलों से बचने, हमलों का क्या लक्ष्य होता है? तो क्या लक्ष्य होता है? आपकी जानकारी को चोरी करने का लक्ष्य होता है। जो सोशल इंजीनियर होते हैं ये क्या करते हैं, आपसे आपकी जानकारी निकाल लेते हैं। आपका एटीएम नंबर हो गया, आपके बैंक अकाउंट नंबर हो गए, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, आपके जो प्राइवेट वगैरह अकाउंट से संबंधित चीज़ें होंगी, वो सब जानकारियाँ आपसे निकलवा लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इन्फॉर्मेशन थेफ्ट है, जानकारी के चोरी से संबंधित होता है सोशल इंजीनियरिंग हमले। विच ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोशल इंजीनियरिंग का प्रकार नहीं है? तो फिशिंग, विशिंग, बेटिंग हो गया, ये सारे के सारे किसके उदाहरण है? सोशल इंजीनियरिंग के उदाहरण है। लेकिन ब्राउजिंग किसका उदाहरण नहीं है? सोशल इंजीनियरिंग का उदाहरण नहीं है। तो फिशिंग ईमेल तो आपको पता ही होता है, बेटिंग तो आप समझते हो, सट्टेबाजी वगैरह हो गई, वो इसमें आती है। तो ये क्या हो गया, सब सोशल इंजीनियरिंग के उदाहरण है, लेकिन ब्राउजिंग नहीं है इसमें से। अगले वाला प्रश्न क्या है, फिशिंग क्या? फिशिंग क्या होती है? तो फिशिंग होती है आपकी जानकारी को चुराने के लिए नकली संदेश भेजने को ही क्या कहा जाता है? फिशिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला प्रश्न तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगला प्रश्न है, विशिंग क्या होती है? आवाज़ के जरिए जानकारी को चुराना। तो आपको पता है आजकल ये आवाज़ क्लोनिंग वाला सिस्टम नहीं चल गया था, मोदी जी की पर डांस कर रहे होते, मीम वगैरह आपने देखा होगा। तो वही होता है, उसे वॉइस बेस्ड फिशिंग के नाम से जाना जाता है। या ऐसे समझ लो, कोई भी व्यक्ति उसकी कॉल रिकॉर्डिंग कर ली, मतलब वॉइस रिकॉर्ड कर ली, और उसे एआई से रिकॉर्डिंग बनवा ली कि मैं ऐसे मुश्किल परिस्थितियों में हूँ, आप मुझे पैसा भेज दीजिए। अब वो वॉइस रिकॉर्डिंग आपके किसी फैमिली मेम्बर को भेज दिया, तो उस नंबर पे आपने पैसा गिरा लिया, तो वो क्या होता है, विशिंग के नाम से उसको जाना जाता है। समझ में आ गया? तो आपके जानकारी आवाज़ के जरिए आपका पैसे चुराने को विशिंग कहा जाता है। व्हाट इज बेटिंग? बेटिंग क्या होती है? ऑनलाइन ऑफरिंग फ्री आइटम टू लेश्योर यूज। तो मुफ्त चीज़ें देकर उपभोक्ता को फंसाना। तो देखा होगा आपने, जो वो कहते हैं ना कि 5,000 रुपये में आपने जीते हैं 10,000 रुपये, आपने जीती है लैम्बोर्गिनी, आपने जीती है स्कॉर्पियो। तो ये ऐसे लालच देकर लोगों को फंसाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? बेटिंग के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। 8 नंबर प्रश्न है, साइबर क्राइम यूजुअली टारगेट। साइबर अपराधी आमतौर पर किसे निशाना बनाते हैं? अनजान उपयोगकर्ता को। तो जो ज़्यादा जिनको नॉलेज नहीं होता है, कम पढ़े लिखे होते हैं, डिजिटल लिटरेसी कम होती है, उन सब लोगों को क्या करते हैं साइबर अपराधी है वो ज़्यादा निशाना बनाते हैं, क्योंकि वो आसानी से क्या बन जाते हैं? निशाना बन जाते हैं, आसानी से उन लोगों के शिकार हो सकते हैं। क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी होगा, ज़्यादा ज्ञानी आदमी होगा, वो तो आपको पता, वो तो उसको उल्टा फंसा लेगा उस चीज़ में। तो यही होता है, जिसको कम नॉलेज होता है उसको ये अपराधी फंसा लेते हैं। अगले वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन टेक्निक ऑफ साइबर क्राइम। तो साइबर अपराधियों की आम चाल क्या होती है? तो नकली अलर्ट भेजना एक साइबर अपराधियों की क्या होती है? एक चाल होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, सेंडिंग द फेक अलर्ट्स। वो किसका उदाहरण होता है? साइबर अपराधियों को भेजने की जो चाल होती है। समझ में आ गया? आपको वार्निंग वगैरह देते रहते हैं कि आप ये देखें ना, बीच में से ऐप चले थे जिसके अंदर बैंक जो लोन वगैरह देते थे, फिर लोगों को परेशान करते थे। तो यही होता है, ये टेक्निक होती है साइबर क्राइमर्स की। व्हाट कैन हेल्प प्रिवेंट साइबर क्राइम। तो साइबर अपराध से बचने का क्या सहायक हो सकता है?
तो क्या सहायक हो सकता है? 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन है, वो साइबर क्राइम से संबंधित हो सकती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 स्टेप ऑथेंटिफिकेशन है वो किससे संबंधित हो सकती है? आपको साइबर क्राइम से बचा सकती है। आपने डबल प्रोटेक्शन कर रखा है तो आपको जल्दी से हैक नहीं किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। What should you do if you suspect a phishing attempt? यदि आपको फिशिंग का संदेह हो तो क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए? उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। यदि आपको फिशिंग का संदेह हो तो क्या करना चाहिए? उसकी रिपोर्ट देनी चाहिए। उसी को क्या कहा जाता है? फिशिंग संदेह के नाम से जाना जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, साइबर थ्रेट लैंडस्केप मीन्स, साइबर खतरे का परिदृश्य का क्या अर्थ होता है? तो साइबर खतरे का परिदृश्य क्या होता है? ऑल करंट एंड इमर्जिंग साइबर रिस्क, तो सभी वर्तमान और उभरते हुए साइबर जोखिम को होता है। वो किससे संबंधित होता है? वो होता है साइबर खतरे से संबंधित होता है। तो कौन सा होगा इसमें? सभी वर्तमान में उभरते हुए साइबर खतरे। तो इसमें साइबर खतरे क्या चल रहे हैं? आपने डिजिटल अरेस्ट का नाम सुना होगा, लोगों के जो फ़ोन करके एटीएम वगैरह के नंबर पूछ लेते हैं, या फिर लोगों को कहते हैं मेरे पास 5,000 रुपये घेर दो, मैं बहुत मुश्किल परिस्थितियों में हूँ। तो ऐसे वाली चीज़ें होती हैं, वो आजकल वर्तमान में साइबर खतरे से संबंधित हैं। अगले वाला, एन इमर्जिंग साइबर थ्रेट इज, एक उभरता हुआ साइबर खतरा क्या होता है? एआई आधारित फिशिंग। तो एआई आधारित फिशिंग सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि क्या कर सकते हो? एआई क्लोन बना सकते हो, एआई का आपकी फ़ोटो से लोग एकदम एक्चुअल वीडियो बना सकते हैं, एक्चुअल अगर आपकी वॉइस बना सकते हैं, तो इससे लोग क्या हो सकते हैं? आसानी से गुमराह हो सकते हैं, आसानी से लोग हैं वो धोखे में फंस सकते हैं। तो यही होता है एआई आधारित फिशिंग होती है, वो एक उभरता हुआ साइबर खतरा है। 14 नंबर प्रश्न है, मोलवेयर स्टैंड फोर्स। तो मोलवेयर किससे संबंधित होता है? मोलवेयर एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? एक जो मोलवेयर है वो क्या होता है? एक प्रकार का हानिकारक सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी है वो सही ऑप्शन होने वाला है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन साइबर अटैक? एक सामान्य साइबर हमला कौन सा होता है? डीओएस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विसेज। तो क्या होती है? काफ़ी बार क्या होता है, वेबसाइट कोई पॉपुलर वेबसाइट, उस पर लोग क्या करते हैं, प्रतिद्वंदी होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बोट का ट्रैफिक भेज देते हैं। इससे क्या हो जाती है? वो वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ जाता है और काम करना बंद कर देती है। तो उसी को क्या कहा जाता है? डीओएस अटैक के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको? अगले वाला क्या है? रैंसमवेयर अटैक्स डू व्हाट? तो रैंसमवेयर हमले में क्या किया जाता है? डेटा को अनक्रिप्ट करके पैसे की मांग की जाती है। मतलब आपका जो डाटा है उसको क्या कर दिया जाता है? जैसे कोई भी बड़ा हॉस्पिटल, उसको सारे ऐप को हैक कर लिया गया और फिर उससे रुपये मांगे जा रहे हैं कि आप 1 करोड़ रुपये दीजिए, तभी मैं आपको आपके ऐप वगैरह सारी जानकारी दूंगा। तो यही होता है जो ऑनलाइन फिरौती मांगने को ही रैंसमवेयर के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया आपको? 1 वे टू डिटेक्ट द मोलवेयर। तो मोलवेयर को पहचानने का क्या तरीका होता है? अनजाई पॉपअप विंडो खोलना। तो आप हर कोई पॉपअप विंडो खोलोगे तो क्या हो जाएगा? तो समझ लेना आप मोलवेयर का शिकार होने जा रहे हो। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज फायरवॉल? फायरवॉल क्या होती है? नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में सुरक्षा प्रणाली का कार्य करती है फायरवॉल। तो फायरवॉल होती है कि कोई भी गलत प्रकार का आपको जो इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड करवाने से आपको बचाती है। इसी को क्या कहा जाता है? फायरवॉल के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी है वो सही ऑप्शन होने वाला है। अगले वाला प्रश्न है, फायरवॉल्स हेल्प बाय। तो फायरवॉल आपको कैसे मदद करती है? ब्लॉकिंग अनऑथोराइज एक्सेस। तो अनाधिकृत पहुंच को रोककर क्या करती है फायरवॉल? वो आपको मदद करती है। तो ब्लॉकिंग हो गया अनऑथोराइज एक्सेस को, अनाधिकृत पहुंच को रोककर फायरवॉल। मतलब आपने कोई पब्लिक वाईफाई वगैरह यूज़ कर रहे हो और उस पर कोई हैकर बैठा हुआ, तो फायरवॉल क्या कर देगा? उसको आपको कनेक्ट ही नहीं होने देगा। समझ में आ गया आपको? तो यही फायरवॉल का कार्य होता है। व्हाट आर द टाइप ऑफ फायरवॉल? तो फायरवॉल कितने प्रकार के होते हैं? तो सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर टाइप के फायरवॉल होते हैं। तो कुछ ऐप वगैरह कर सकते हो या हार्डवेयर भी लगा सकते हो, जिससे क्या होता है? आपको गलत नेटवर्क पे आप कभी भी नहीं पहुंचोगे। तो अब बढ़ते हैं आपके आखिरी नंबर यूनिट की तरफ, यूनिट नंबर 4 की तरफ। पहला प्रश्न यूनिट नंबर 4 का, व्हाट इज द साइबर सिक्योरिटी अश्योरेंस? तो साइबर सुरक्षा का आश्वासन क्या होता है? सिस्टम की सुरक्षा की प्रमाणीकरण करना, सर्टिफाइंग द सेफ्टी ऑफ सिस्टम्स। तो
तो सिस्टम की सुरक्षा का प्रमाणीकरण करते हो साइबर सुरक्षा का अनुशासन कहलाता है, साइबर सिक्योरिटी का एश्योरेंस कहलाता है। तो आप जितने भी जो ऐप वगैरह यूज़ कर रहे हो तो सर्टिफाइड ऐप का यूज़ कर रहे हो, कोई भी वाईफाई वगैरह लगाया तो वो भी सर्टिफाइड लगाया, तो वही साइबर सिक्योरिटी एश्योरेंस के नाम से उसको जाना जाता है। 2 नंबर प्रश्न है, विच एक्ट गवर्न्स IT सिक्योरिटी इन इंडिया। तो भारत में IT सुरक्षा का नियंत्रण कौन सा करता है? IT एक्ट 2000 है वो इसका निगरानी करता है। IT एक्ट 2000 एक्ट भी करता है। तो दोनों में से कोई भी आपको ऐप दिख जाए तो उसको सही कर देना है। लेकिन अभी जो वर्तमान में कौन सा है, IT एक्ट 2008 है, वो लागू हो रखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। पहले 2000 में IT एक्ट 2000 आया था, लेकिन 2008 में उसको अमेंडमेंट कर दिया था। वन इंटेंटिव अंडर इंडिया साइबर सिक्योरिटीज। तो भारत में एक साइबर सुरक्षा की क्या पहल है? साइबर सुरक्षा कवच। तो साइबर सुरक्षा कवच नाम का जो ऐप है या जो प्रणाली है वो भारत में साइबर सुरक्षा की एक प्रकार की पहल है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। साइबर सुरक्षा कवच है वो साइबर सुरक्षा की से संबंधित पहल से संबंधित है। अगले वाला प्रश्न है, व्हाट इज इंसिडेंट हैंडलिंग। तो घटना संभालना क्या कहलाता है? घटना संभालना क्या कहलाता है? रिस्पोंडिंग टू एंड मैनेजिंग द सिक्योरिटी इंसिडेंट। तो सुरक्षा घटनाओं का उत्तर देना और प्रबंधन करने को क्या कहलाता है? आपका इंसिडेंट हैंडलिंग से संबंधित होता है। तो कोई भी साइबर सुरक्षा से संबंधित कोई भी घटना हो गई उसको आप संभाल सकते हो, उसके उत्तर दे सकते हो, उसको सही कर सकते हो, उसी को क्या कहा जाता है? इंसिडेंट हैंडलिंग के नाम से जाना जा सकता है। जैसे किसी का फ़ोन हैक हो गया तो आपने क्या कर दिया, फ़ोन को चुरा कर भाग गया, तो आपने साइबर पुलिस वगैरह में क्या कर दिया, FIR वगैरह दर्ज करा दी। समझ में आ गया आपको? पैसा वगैरह निकाल दिया तो कर दी। आपका अगर नॉलेज है तो आप उसको ट्रैक करने का प्रयास कर सकते हो। तो वही इंसिडेंट हैंडलिंग के में आता है। द फर्स्ट स्टेप इज इंसिडेंट हैंडलिंग इज। तो घटना संभालने का पहला चरण क्या होता है? पहचानना। तो ये पहचानो कि किस प्रकार का साइबर क्राइम हुआ है। समझ में आ गया आपको? तो घटना इंसिडेंट हैंडलिंग में सबसे पहली घटना क्या होगी? आइडेंटिफिकेशन होगी, पहचानना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है, अच्छे से याद कर लेना इसको। 6 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज डिफेंसिव प्रोग्रामिंग। तो डिफेंसिंग प्रोग्रामिंग क्या है? तो डिफेंसिंग प्रोग्रामिंग क्या होती है? ये होती है राइटिंग कोड टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड इनपुट। तो अनपेक्षित इनपुट को संभालने वाले कोड को लिखना ही क्या कहलाता है? आपको जो राइटिंग कोड के नाम से जाना जाता है। राइटिंग कोड टू हैंडल द अनएक्सपेक्टेड इनपुट। तो अनपेक्षित इनपुट को संभालने वाले कोड को क्या कहा जाता है? डिफेंसिव प्रोग्रामिंग के नाम से जाना जाता है। 7 नंबर प्रश्न है, व्हाट इज वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी। तो वेब एप्लीकेशन सुरक्षा किस नाम से जानी जाती है? वेब एप्लीकेशन सुरक्षा वो किस नाम से जानी जाती है? सिक्योर कोडिंग एंड वनरेबिलिटीज प्रिवेंशन फॉर वेबसाइट। तो वेबसाइट के लिए सुरक्षित कोड व कमजोरियों की रोकथाम को क्या कहा जाता है? वेब एप्लीकेशन सुरक्षा के नाम से जाना जाता है। समझ में आएगा आपको? सिक्योर कोडिंग करना और आपको कमजोरियों के रोकथाम करोगे तो उसको वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है। तो कोई भी बग वगैरह है या कोई वायरस वगैरह वो आपकी वेबसाइट पे आ गया है तो आप क्या कर सकते हो? उससे उसको बचा सकते हो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी से। 8 नंबर प्रश्न है, एक कॉमन वेब सिक्योरिटी थ्रेट इज। तो एक सामान्य वेब सुरक्षा खतरा क्या होता है? SQL इंजेक्शन है वो इसका एक सामान्य वेब सुरक्षा का खतरा होता है। 9 नंबर प्रश्न है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी इंक्लूड्स। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी में क्या शामिल होता है? तो क्या शामिल होता है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी में? उसमें शामिल होता है सिक्योरिंग सर्वर्स, नेटवर्क्स, डाटा सेंटर्स। तो सर्वर हो गया, नेटवर्क हो गया, डाटा सेंटर की सुरक्षा करने को क्या कहलाता है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा से संबंधित होता है। तो इसका सही आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए होगा। आप जो सर्वर हो गया, नेटवर्क हो गया, डाटा सेंटर हो गया, उनकी सुरक्षा को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि जितना भी आपको पता कोई वेबसाइट होगी उसके डाटा कोई भी सर्वर पे पड़ी होती है, डाटा सेंटर हो गया, उनको सिक्योर रखोगे तो आपका सारा सूचना वो सिक्योर रहती है और आपकी वेबसाइट है वो सही से चलेगी, आपका ऐप वगैरह सही से चलेगा। 10 नंबर प्रश्न है, हैकर आर इंडिविजुअली हु। तो हैकर्स वे व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं? गैर कानूनी रूप से सिस्टम में घुसपैठ करते हैं, ब्रेक इनटू सिस्टम इलीगली। तो हैकर क्या करते हैं? गैर कानूनी रूप से आपके सिस्टम में आते हैं और उसको हैक करके बैठ जाते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? उसी को हैकर्स के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, ए
काउंटर मेजर अगेंस्ट हैकिंग इज, तो हैकिंग के खिलाफ एक मुकाबले का क्या उपाय हो सकता है? तो आप क्या कर सकते हो? रेगुलर पैचिंग कर सकते हो। रेगुलर रूप से आप है वो आपका जो सिस्टम उसको अपडेट कर सकते हो। तो उससे क्या सकता है, आप हैकर वगैरह आपको रेगुलरली आसानी से हैक नहीं कर सकते हैं। अगला वाला प्रश्न, इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉइंग टूल एग्जाम्पल इज, सूचना को नष्ट करने वाला उपकरण किसका उदाहरण होता है? तो डाटा वीपिंग सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है उसको। डीबीएन के नाम से किसको जाना जाता है? सूचना को नष्ट करने वाले सॉफ्टवेयर को डीबीएन के नाम से जाना जाता है। 17 नंबर प्रश्न है, हु इज डीबीएन यूज फॉर, तो डीबीएन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो डीबीएन का उपयोग वो किसके लिए किया जाता है? उसका उपयोग किया जाता है सिक्योरिंग द इरेज इंटायर फाइल, तो पूरी की पूरी फाइल है उसको सिक्योर करने के लिए DBAN का पूरा प्रयोग किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट पर्सन है, डिस्क की सिक्योरिटी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? DBAN का ऐप या सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अच्छे से याद कर लेना इसको। रिकवरी टूल्स आर यूज्ड व्हेन, तो रिकवरी टूल आपको पता है बैकअप वगैरह के टूल है वो क्यों यूज किए जाते हैं? डाटा लॉस इंसिडेंट, तो आपका डाटा वगैरह वो लॉस्ट हो गया है, खत्म हो गया है, आपको फॉर्मेट मार दिया आपने, तो किसका यूज करोगे? आप रिकवरी टूल्स का यूज करते हो। वन मेथड टू डिस्ट्रॉय द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, तो कोई भी व्यक्ति उसकी संवेदनशील जानकारी को नष्ट करने का क्या तरीका होता है? आपको बर्निंग डॉक्यूमेंट, फिजिकल डॉक्यूमेंट, तो आप क्या कर सकते हो? कोई भी व्यक्ति उसके जो फिजिकल डॉक्यूमेंट हो गए, वास्तविक जो डॉक्यूमेंट है उनको जलाकर उसकी सार्वजनिक जो संवेदनशील जानकारी उसको नष्ट कर सकते हो। 16 नंबर प्रश्न है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट लैंडस्केप रेफर्स टू, तो साइबर सुरक्षा खतरे का परिदृश्य किसको कहलाता है? साइबर हमले के प्रकारों को और रुझानों को जानने से संबंधित क्या होता है? साइबर सुरक्षा खतरे को पहचाना, मतलब किस प्रकार के साइबर खतरा हो सकता है आपको, किस प्रकार का साइबर खतरे से आपको बचना चाहिए, वही क्या कहलाता है? साइबर सुरक्षा खतरे का परिदृश्य के नाम से उसको जाना जाता है। 17 नंबर प्रश्न, उभरता हुआ खतरे का क्या मतलब होता है? इमर्जिंग थ्रेट मीन्स, तो इमर्जिंग थ्रेट का मतलब क्या होता है? नया और विकसित होता साइबर हमला। तो आपको पता है हैकर भी खुद को समय के साथ अपडेट करते रहते हैं, अलग अलग प्रकार के हैकिंग की टेक्निक को लाते रहते हैं, तो वही क्या कहलाता है? उभरता हुआ खतरे के नाम से, इमर्जिंग साइबर थ्रेट के नाम से उसको जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न, व्हाट इज हनी पोट इन साइबर डिफेंस, तो साइबर सुरक्षा में हनी पोट क्या होता है? डिकोय सिस्टम टू अटैकर्स, तो हमलावरों को आकर्षित करने वाला धोखे का सिस्टम क्या होता है? हनी पोट के नाम से जाना जाता है। तो हैकर्स को भी हैक करने का तरीके को क्या कहा जाता है? हनी पोट कहा जाता है। ऐसा फेक सिस्टम कर दिया जिससे अट्रैक्ट होकर हैकर वहां पर पहुंचा और उसको कैप्चर कर लिया गया। तो समझ में आ गया, हैकर को भी हैक करने का तरीके को क्या कहा जाता है? हनी पोट के नाम से जाना जाता है। 19 नंबर प्रश्न है, साइबर सिक्योरिटी इनिशिएटिव CERT.in स्टैंड्स फॉर, तो CERT का पूरा क्या नाम होता है? ऑप्शन नंबर ए होगा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इन इंडिया, तो कंप्यूटर रिस्पांस इमरजेंसी रिस्पांस टीम इन इंडिया के नाम को से किसको जाना जाता है? CERT इनके नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, विच इज ए पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी एश्योरेंस, तो साइबर सुरक्षा अनुशासन का एक हिस्सा कौन सा होता है? नियमित ऑडिट करने को साइबर सुरक्षा एश्योरेंस, साइबर सुरक्षा अनुशासन के नाम से उसको जाना जाता है। तो समय समय पर आप ऑडिट करते रहते हो कि आपके सिस्टम में क्या खतरा है, क्या बग आ गया, क्या वायरस आ गया, तो वही होता है साइबर सिक्योरिटी एश्योरेंस के नाम से उसको जाना जाता है। 11 नंबर प्रश्न, IT एक्ट अमेंडमेंट रिकॉर्ड्स, तो IT एक्ट अधिनियम सुधार में क्या शामिल हो गया है आपका? डिफेमेशन ऑनलाइन, तो ऑनलाइन मौन हानि करना, हैकिंग एंड डाटा थेफ्ट से संबंधित जानकारी और पोर्नोग्राफी, वो सारी की सारी चीज़ें किस में आ गई? IT अमेंडमेंट एक्ट में आ गई हैं। 22 नंबर प्रश्न है, ड्यूरिंग इंसिडेंट हैंडलिंग इरेडिक्शन मीन्स, तो घटना प्रबंधन में उन्मूलन का क्या अर्थ होता है? तो क्या अर्थ होता है? घटना के मूल कारण से हटना। रिमूव द रूट कॉज ऑफ एक्सीडेंट, तो कोई भी घटना उसके मूल कारण से आप हट रहे हो तो उसी को क्या कहा जाता है? इरेडिक्शन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी है वो सही ऑप्शन होने वाला है। अगले और डिफेंसिव प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस इंक्लूड, तो डिफेंसिव प्रोग्रामिंग में क्या शामिल होता है? वैलिडेशन इनपुट, तो इनपुट को मान्य करना ही डिफेंसिव प्रोग्रामिंग के नाम से उसको जाना जाता है। वेव ऐप सिक्योरिटी मेजर्स, तो वेव ऐप के सुरक्षा क्या होता है? यूज SSL TLS SSL और TLS का उपयोग करना वेव सुरक्षा ऐप का उदाहरण होता है। अगले वाला प्रश्न है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स, तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुरक्षा किसकी सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, एंटरप्राइज नेटवर्क्स एंड क्लाउड रिसोर्सेज,
तो इंटरप्राइज नेटवर्क और क्लाउड संसाधनों की सुरक्षा से संबंधित क्या होता है? आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा से संबंधित होता है। तो आपको क्या करना है, आपने अगर वीडियो पूरा देखा अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, अगर अभी तक नहीं किया है अपने दोस्तों को ज़रूर से शेयर करना है। साथ ही साथ आपको अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसका लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, और इसके पार्ट 2 पार्ट 3 देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट का भी मैंने लिंक दे दिया, वहाँ पर जाकर आप पूरे के पूरे और वीडियो भी देख सकते हो। तो धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना।